चलिए बच्चों, तो अब तक हमने ये बातचीत कर ली कि कंपनीज एक्ट इज बेसिकली अप्लीकेबल कंपनीज एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन द रजिस्टर्ड कंपनीज विच आर इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी which are either private company or public company. Such public company or such private company shall be either limited by shares or limited by guarantee or unlimited company. Along with it, there are certain obligations which are attached to certain companies. There are certain benefits which are attached to certain companies. तो इसके हिसाब से हमने इन्हें और भी अन्य कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जो हमने कह दिया इट मे बी ए स्मॉल कंपनी, इट मे बी होल्डिंग कंपनी, इट मे बी सब्सिडरी कंपनी, इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी एंड सच टाइप ऑफ। बोलो। पलक प्रश्न पूछ रही है, सर हम मॉड्यूल प्रेफर करें या नोट्स? बेटा अभी के लिए कुछ भी नहीं, जब तक मैं आपको, ध्यान रखिएगा, मेरी ओर से ये नहीं बोल दूं कि अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं मॉड्यूल से या फिर नोट से, तब तक आपको अभी कुछ नहीं करना है, तब तक आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ बेसिक समझने हैं, इनसे संबंधित कोई डाउट हो तो पूछना है, ध्यान रखिएगा, ये बात तय है। अभी ऐसी कोई बातचीत मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा आपके मॉड्यूल में मैंशनड है। करेक्ट? बात समझ में आई? इट इज़ अ वेरी लॉजिकल। ठीक है सर, मॉड्यूल का पीडीएफ शेयर कर दीजिए। ठीक है आयुषी, कोई आयुष आयुष कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा मैं। और बोलो। रिया, कल आई सपोज यू वर ऑन हॉलीडे, कल आपने छुट्टी मार दी थी। रिया, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? रिया जान, अच्छा मौजूद थी, पता ही नहीं चला। ठीक है। नेहा धाकड़, कल नेहा धाकड़ भी छुट्टी पे थी। प्रांजल शर्मा, यू आर लेट टुडे बाय 2 मिनट्स। बताओ बच्चों। कशिश, कशिश गुप्ता, कल तक जो बातचीत हो गई है वो है सेक्शन 8 कंपनी की, सेक्शन 8 कंपनी की। ठीक है। इसके अलावा नेहा धाकड़, कल छुट्टी पे थी आप। कल मैंने और बातचीत कर ली होल्डिंग कंपनी की, और मैंने बातचीत कर ली, और कुछ बताओ, सब्सिडरी कंपनी में शब्द बॉडी कॉरपोरेट के मतलब की। ठीक है। सब्सिडरी वॉज गिवन अंडर 2 क्लॉज 87, होल्डिंग वॉज गिवन अंडर 2 क्लॉज 46, एंड सेक्शन 8 तो सेक्शन 8 में ही है। ठीक है। और मेरा कहना है गवर्नमेंट कंपनी की 2 क्लॉज 45। चलिए बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो तो मैं ऐसे ही, मेरी आदत है ना, मेरे को ध्यान रह जाते हैं बच्चे। वो 2 बादाम सुबह खाते हैं, 2 बादाम शाम को गर्म पानी के साथ, तो चीज़ें रह जाती हैं। तो बताइए अंकित शास्त्री, क्या पढ़ा जाए मेरे दोस्त? आज अब जो बातचीत कर रहे हैं वो है लिस्टेड कंपनी की, 2 क्लॉज 52। कहाँ दे रखी है अमीषा खंडेलवाल? 2 क्लॉज 52 में, है ना? चलिए, तो जयेश मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या कहता है ये डेफिनेशन, कि कंपनी, अब स्वाभाविक सी बात है रजिस्टर्ड कंपनी, विच हैज इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो भी कौन सी? रिकॉग्नाइज्ड। एक ऐसी कंपनी, ध्यान रखिएगा अमीषा, जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होती है, एक ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़, गौरव मेरा कहना है कि मेरे दोस्त, क्या होती हैं? लिस्टेड होती हैं, वह लिस्टेड कंपनी कहलाएगी।
इसका मतलब आकांक्षा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, आकांक्षा ध्यान से सुनना कि सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इट इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, बोलिए, और इसके अलावा भी, पर मेजरली शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसका मतलब यदि एक रजिस्टर्ड कंपनी की, ध्यान से सुनना जयेश, यदि एक रजिस्टर्ड कंपनी की के शेयर्स या भले डिबेंचर्स भी किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर यदि लिस्टेड होते हैं तो उसे एक्ट के पर्पस से हम क्या मान लेते हैं, लिस्टेड कंपनी मान लेते हैं। तो प्रांजल ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात, एक्ट के पर्पस से। इसका मतलब क्या, कि जब भी अगर एक्ट में अगर मैंने शब्द लिस्टेड वर्ड यूज किया है, लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज किया है, तो तुम्हें वही मीनिंग लेना होगा जो 2 के क्लॉज 52 में साक्षी सराफ दिया हुआ है। आर्ची सिंघी, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? 2 के क्लॉज 52 में जो शब्द दिया हुआ है वही मीनिंग आपको लेना पड़ेगा, वही मीनिंग आपको लेना पड़ेगा प्रांजल शर्मा, ठीक है। और यही अंतर होता है मीनिंग में और डेफिनेशन में। मीनिंग जो आप बोलते हो, डेफिनेशन जो मैं बोलता हूं, इसमें अंतर आ जाता है। सौम्या रघुवंशी, करेक्ट, ठीक है। अब प्रश्न क्या आता है, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है? 2 मिनट आते हैं बेटा, ठीक है। क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है? प्रांजल 2 मिनट रुक, हाँ बेटा आता हूं उस पर भी। तो मेरा कहना है कि देखिए, प्राइवेट कंपनी यदि शेयर्स के माध्यम से लिस्ट हुई किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, यदि प्राइवेट कंपनी शेयर्स के माध्यम से लिस्ट हुई किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, ध्यान से सुनना बच्चों, किसके माध्यम से? इट इज गेटिंग इटसेल्फ लिस्टेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हो ना, तो आपकी ट्रांसफरेबिलिटी फ्री हो जाती है। इसका मतलब मैं प्राइवेट कंपनी के कभी भी शेयर्स लिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स है बच्चों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स हैं बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नेहा, अंकित, आयुषी, आकांक्षा, रिया, दिशा, बोलो गौरव, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में साफ साफ बच्चों ऐसा लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन है। पर अगर डिबेंचर्स हुए तो डिबेंचर्स के ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली बात। तो ये लिस्ट कैसे होगी? डिबेंचर से, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ मेंबर्स पर मेरा कहना है कि प्रांजल लिमिट लगाई गई है। नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर पर कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी के केस में हो सकता है कि 5,000 डिबेंचर होल्डर भी हो मेरे दोस्त। एक प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स पर लिमिट है। मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं मेरे हिसाब से। बोलो, अभी तो प्राइमरीली यही समझें कि जो शेयर होल्डर होता है वो मेंबर होता है, हाँ या ना? तो डिबेंचर होल्डर्स की संख्या मेरा कहना है कि ज़्यादा भी हो सकती है। डिबेंचर होल्डर्स की संख्या मेरा कहना है कि ज़्यादा भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है ये? बोलो बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए लिमिट का भी कोई फर्क नहीं, ठीक है। और अब आप ये बात तो जानते हैं कि अपन इनवाइट नहीं कर सकते, अपन प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, पर अपन कैसे करवाते हैं उन्हें? प्राइवेटली प्लेस, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से लिस्ट करवाते हैं। जैसे टाटा कैपिटल है, जैसे क्या है बच्चों? टाटा कैपिटल है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स के माध्यम से लिस्टेड है, ठीक है। ये अपना, तुमने, ये स्टॉक ब्रोकर बहुत बड़ा है, ये कौन सा? मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, वो भी किसके माध्यम से लिस्टेड है? डिबेंचर्स के माध्यम से लिस्टेड है, जो किसके माध्यम, जो प्राइवेटली प्लेस्ड हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो। तो आजकल डिबेंचर लिस्टेड कंपनियां भी होती हैं। आजकल क्या होती हैं? डिबेंचर लिस्टेड कंपनियां भी होती हैं। आजकल डिबेंचर लिस्टेड कंपनियां भी होती हैं। इर्रिया, मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो, हाँ या ना? प्रियांशु यादव, मनीष,
आगे बढ़ जाऊं? कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है? ठीक है। ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनियां डिबेंचर्स को लिस्ट करवाती हैं और ये प्राइवेट कंपनी भी फिर क्या हो जाती हैं? लिस्ट हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? ये चेतन सिंह मेरा कहना है कि बेटा ये कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं आगे क्या कह रहा हूं। ठीक है। कंपनीज एक्ट में यदि लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज हो, कौन सा? तो वहां पर प्राइवेट लिस्टेड नहीं आएंगी। इफ कंपनी लॉ बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर listed public company, in that case there would be no scope for listed private, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है listed public company। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर अपने को वहां लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही लेनी है, फिर अपने को वहां लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही लेनी है, वहां पर लिस्टेड प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी। वहां पर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी, वहां पर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो प्रश्न ये आया कि कंपनीज एक्ट में वैसे तो प्रांजल मेरा कहना है कि हमेशा लिस्टेड कंपनी वर्ड ही यूज होता है। इसका मतलब बोथ वुड बी इंक्लूडेड, वेदर इट इज लिस्टेड पब्लिक और वेदर इट इज लिस्टेड प्राइवेट। ठीक है। लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी मतलब रजिस्टर्ड, लिस्टेड है, इसका मतलब वो प्राइवेट लिस्टेड हो या पब्लिक लिस्टेड हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है। बट मैं बात करता हूँ प्रांजल, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। दुर्गा, क्या कह रहा हूं कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड कंपनीज एक्ट में कहां कहां यूज हुआ है? वैसे तो मेरा कहना है कि सब जगह जो भी अप्लीकेबिलिटी आती है ना पूरे एक्ट में, मैंने कहा अप्लीकेबिलिटी, सर ये क्या बोल रहे हो अप्लीकेबिलिटी? अरे मैंने तुम्हें बताया था कि एक्ट को अलग अलग अप्लाई करने के लिए टाइप्स बनाए जाते हैं, बोलो हाँ या ना? तो वैसे तो अप्लीकेबिलिटी इन्होंने हमेशा लिस्टेड कंपनी के आधार पर बनाई है। इसका मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये कंपनी प्राइवेट लिस्टेड है या पब्लिक लिस्टेड है, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो लिस्टेड कंपनियों पर एक जैसे लगते हैं, चाहे प्राइवेट लिस्टेड हो या चाहे पब्लिक लिस्टेड हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो लिस्टेड प्राइवेट पर प्रांजल शर्मा नहीं लगते, जो लिस्टेड प्राइवेट पर प्रांजल शर्मा नहीं लगते। अमीषा खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है क्या? दिशा जैन, ठीक है, वो सिर्फ लिस्टेड पब्लिक पे लगते हैं और वो जो सेक्शन है वो एक्ट में 4 हैं। 121, 149 सबसेक्शन 4, 177 subsection 1, 178 subsection 1. These are the only 4 sections which are applicable to listed public company. अदर जहां जहां भी यूज हुआ है लिस्टेड कंपनी वर्ड ही यूज हुआ है। इसका मतलब अगर इन 4 सेक्शंस का रेफरेंस आए तो प्रांजल शर्मा फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज करना है, लिस्टेड कंपनी नहीं। मेरे दोस्त, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन 4 सेक्शन का अगर वर्ड यूज होगा तो क्या यूज करना है, बात समझ में आ गई? अब आयुष मिश्रा बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछ रहा है मेरे दोस्त, सर कैन गवर्नमेंट कंपनी बी लिस्टेड और नॉट? अब मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है। फिर अगर ये कंपनियां गवर्नमेंट हैं तो मैंने उसमें कहा था कि ये कंपनियां एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब मैं ऐसी कितनी गवर्नमेंट कंपनियां बता सकता हूं जो लिस्टेड है, जैसे एनपीसीएल, कोल इंडिया, ये सब लिस्टेड है बेटा, ये सब लिस्टेड हैं। करेक्ट। तो लिस्टेड होने मैंने क्या कहा? अब ये कंपनी है, अब कंपनी आयुष मिश्रा, इसका मतलब रजिस्टर्ड है, तय है ये बेटा। प्राइवेट है, पब्लिक है, ये बात भी तय है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड है, ये बात भी तय है। इसके अलावा एक कंपनी एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां नहीं होगी वहां बताया जाएगा तुमको, जहां नहीं होगी वहां बताया जाएगा तुमको। ठीक है। क्या बेटा स्क्रीन ब्लर हो रही है? ये थोड़ा सा मेरे कैमरा में यहाँ प्रॉब्लम है यार, मैं यहाँ लाऊंगा, अब थोड़ी सी तुम्हारी फीस आ जाएगी उसके बाद। बताओ अब क्या डाउट? इर्रिया, आयुष मिश्रा क्या बोल रहा है बेटा? अब बता। साक्षी,
अनुष्का सोनी मौजूद नहीं है आज। पलक गुर्जर, कोई डाउट बेटा? पलक गुर्जर फ्रॉम हरदा। मेघा बिश्नोई। मैंने क्या कहा? एक्ट में ऐसे 4 ही प्रोविजन है अंकित शास्त्री जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर लगते हैं, बाकी अगर लगते हैं तो लिस्टेड कंपनी पर लगते हैं। बाकी अगर लगते हैं तो लिस्टेड कंपनी पर लगते हैं। एक्ट में लविका मेरा कहना है कि ऐसे 4 ही सेक्शन हैं जो किस पर लगते हैं? लिस्टेड पब्लिक पर। एक है 121, दूसरा है 149(4), तीसरा है 177 सबसेक्शन 1 और चौथा है 178 सबसेक्शन 1। बात समझ में आई? बोलो अब ये किसके हैं, क्या हैं, ये मामले सब आगे देखेंगे, बट हाँ इतनी बात क्लियर। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी इंक्लूड्स बोथ फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी वेदर इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, बोथ कंपनीज आर इंक्लूडेड इनटू इट। अगर एक्ट में लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज़ हुआ है तो उसमें लिस्टेड प्राइवेट सम्मिलित नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट है, उसमें लिस्टेड प्राइवेट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू इट। बात समझ में आ गई? दुर्गा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं रिया बात कर रहा हूं अगली डेफिनेशन की। आयुष बढ़े आगे क्या बेटा? अब बता आयुष, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या होता है? अब आयुष का जवाब क्या आएगा? आयुष क्या बोलेगा? आयुष मिश्रा क्या बोलेगा? आयुष बोलेगा सर जिसका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो सिक्योरिटीज़ में डील करना होता है, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो या अदर सिक्योरिटीज़ में डील करना होता है, वो सारी क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहलाती हैं। करेक्ट है। अब प्रांजल इसके अलावा कुछ ऐसा हो जो मुझे नहीं पता वो बता। एक तो आप जानते हैं जो आपने बता दिया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या शब्द साक्षी सराफ आपने पढ़ा है आज से पूर्व? साक्षी सराफ क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी का शब्द आपने पढ़ा है क्या? 186 सेक्शन है और इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है? 186 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या किसी ने आज से पूर्व पढ़ा है? अरे यार दिशा, नहीं 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 नहीं, संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ बताओ बच्चों। प्रांजल नहीं पढ़ा ही नहीं है, मतलब ये डेफिनेशन नहीं थी क्या सी एस ई टी में? अरे बच्चों में सी एस ई टी नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि सी एस ई टी के सिलेबस में क्या है। वो तो एक एक एक्ट पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। मेरे को सी एस ई टी का तुम्हारा सिलेबस भी नहीं पता है अभी। वो तो मुझे बोला गया था कि आप टॉट ले लो और मैंने ले लिया। ठीक है प्रांजल शर्मा, आप सुनना मेरी बात। एक तो वह कंपनी विच हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ डीलिंग इन शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़, ये होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा बच्चों, 2017 में एक डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आया था। किसका? डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी का। इसका मतलब भले ही आपका प्रिंसिपल बिजनेस, भले ही आपका प्रिंसिपल बिजनेस अंकित शास्त्री मेरे दोस्त, भले ही मेरे आपका प्रिंसिपल बिजनेस क्या नहीं है, सिक्योरिटीज़ में डील करना नहीं है, लेकिन आपको मान लिया जाएगा, जैसे अपन ने कहा था ना डीम्ड पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज कंसिडर्ड एज डीम्ड पब्लिक कंपनी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? डीम्ड पब्लिक कंपनी, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ
पब्लिक कंपनी, पर इट इज डीम्ड एज पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो डीम्ड का प्रोविजन क्यों लगाया जाता है? ताकि हम अप्लाई करें उस प्रोविजन को। गौरव, हम उसे क्या करें बेटा? अप्लाई करें। मुस्कान, करेक्ट। तो समझिएगा, कंपनी विच हैज 50% और मोर ऑफ इट्स एसेट in form of securities। इसका मतलब इस कंपनी की जितनी एसेट्स हैं उसका 50% क्या है? सिक्योरिटीज के फॉर्म में। मतलब भैया आपकी एसेट ही क्या है? आपकी एसेट ही क्या है? बोलिए, आपकी एसेट्स ही क्या हैं? तो मैंने आप लोगों को सिखा दी कि सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ठीक है। यू हैव यूर एसेट्स इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। या फिर कंपनी विच derive 50% or more of its income by way of interest or dividend, or from investment in security। जो कंपनी, ध्यान रखिएगा, जो कंपनी, मेरा कहना है कि क्या कर सकती हैं? इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कमाती हैं, तो वह भी इसमें अवनी आएंगी। सर अ एग्जाम्पल ऑफ डिम्ड कंपनी, बेटा मैंने सच कहूँ ना तो ऐसी कई कंपनियां इंदौर में भी हो सकती हैं। जो भी, मेरा क्या कहना है आप समझिए। अब मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट चेक नहीं करता बेटा कि ये कंपनी इससे इतना कमा रही है। अवनी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बात बता सकता हूँ कि मान लो इंदौर में रुचि सोया है, रुचि इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या फिर मान लो कौन सी है, भाटिया कोल कॉरपोरेशन है, ठीक है, इनका बिजनेस कुछ और है, पर ये अपनी बैलेंस शीट में 50% इनकम कैसे शो कर रही हैं? इन्वेस्टमेंट से शो कर रही हैं। तो इसका मतलब इन्हें भी डीम्ड इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी। और बोलिए, ठीक है। अपने को क्या फोकस करना है कि अपनी बैलेंस शीट में एसेट का 50% कहाँ से आ रहा है? किस में लगा हुआ है? सिक्योरिटीज में। या फिर इनकम का 50% कहाँ से आ रहा है? सिक्योरिटीज में। तो हमें मान लिया जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मान लिया जाएगा, और जो प्रोविजन इन्वेस्टमेंट कंपनी पर लगते हैं वो हम पर भी लागू कर दिए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझसे किसी ने पूछा था एक दिन, याद करो, कितने लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकती है? याद करो, मुझसे इर्या ये प्रश्न पूछा गया था बेटा, कितने लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकती है? तो बेसिकली 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकती है। 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी से ज़्यादा की सब्सिडरी नहीं हो सकती। बोलो, 2 लेयर्स की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी से ज़्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकती। बोलो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में ये वाली कंपनियां भी सम्मिलित हो जाएंगी, ठीक है। तो आप प्लीज रादर पर्पस पे फोकस करो। ठीक है, तो मेरी एक सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट है और दूसरी सब्सिडरी भले इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर वो यहां कवर हो जाती है, वो यहां कवर हो जाती है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर की कंपनी इसमें इंक्लूड होगी। देख मेरी बात समझना, स्टॉक ब्रोकर अंकित शास्त्री, ध्यान से सुनना, वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करती बेटा। इन्वेस्टमेंट किसी और का होता है, बस उसके थ्रू होता है। ये ब्रोकर है, ये इंटरमीडियरी है, ये बीच वाला व्यक्ति है। अगर ये खुद पैसा लगाएगा तो कवर होगी, और खुद पैसा नहीं लगाएगा, सिर्फ दूसरों के लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो कवर नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं टीचर हूं तुम लोगों के लिए, बाकी प्राइवेटली मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, ये मेरा मामला है ना।
तो स्टॉक ब्रोकर बेसिकली लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करवाता है, वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता बेटा, वो लोगों के इन्वेस्टमेंट करता है। अगर वो खुद करेगा और अपनी कंपनी के माध्यम से करेगा तो दैट कंपनी वुड बी कंसिडर टू बी द इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, और कुछ? आयुष मिश्रा, आयुषी अग्रवाल, शुभम, कोई प्रश्न? यशस्वी, राशि जन, राशि, दीपांकर, भाव, कोई डाउट? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रांजल शर्मा जो डेफिनेशन दे रखी है बेटा, ये कहां पर अवेलेबल है लवली? बेटा ये अवेलेबल है 186 में। हाँ, ये भूल गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये भूल गया मेरे भाई। अब समझना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग बदल गया, मीनिंग रह गया था, बताता हूँ आपको। इंडिया भर में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेंगे बच्चों, इंडिया भर में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेंगी बच्चों, ध्यान रखिएगा उन सभी का सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, उन सभी का सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चों? रजिस्टर होना जरूरी है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में। इसका मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेगी, चाहे एनएससी, चाहे बीएससी, चाहे एमसीएक्स, चाहे बोलो बच्चों एनसीडीएक्स, वॉट एवर इट इज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर इंडिया में काम करना चाहती है तो प्रांजल शर्मा उसे SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है, जो सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ SCRA, जो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? सिक्योरिटी लॉ में तुम्हें रोहित सर पढ़ाएंगे SCRA। तो वो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, तो मतलब इंडिया में जितनी भी काम करेंगी वो सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस होंगी। बात समझ में आ गई? जैसे तुम्हारे कॉलेजेस रिकॉग्नाइज बाय DAVV होते हैं ना, रिकॉग्नाइज बाय AICT, क्या पता नहीं AICTC ऐसा कुछ होता है, AICTE, या रिकॉग्नाइज बाय फलाना, इससे तो वो उसके थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में काम करेगी, दे आर सपोज टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देयर आफ्टर दे विल, वंस दे गेट रजिस्टर्ड, दे आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और बोल, कुछ डाउट है क्या? लवली छट्टानी, कोई डाउट? अब बताइए। अब मेरे हिसाब से मेरे पास एक ही डेफिनेशन बच रही है जो मैंने छोड़ दी है, दैट इज डोरमेंट कंपनी। इसके अलावा एक डेफिनेशन है निधि कंपनी की बच्चों, जो आपको रोहित सर के सिलेबस में है, डिटेल्ड में वहाँ पढ़ना है। निधि कंपनी सेक्शन 406 में रोहित सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मेरा यहाँ से रोल टाइप्स ऑफ कंपनी को लेकर खत्म हो जाएगा। कितनी तरह की कंपनियाँ होती हैं ये बता दिया, क्यों होती हैं ये रीजनिंग दे दी कि साहब या तो अप्लीकेबिलिटी लगाने के लिए, या बेनिफिट्स ग्रांट करने के लिए, या फिर मेरा कहना है बच्चों की चॉइस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? तो अब मैंने आपको क्या बता दिया, लास्ट बता रहा हूं आपको। सूरज, क्या कह दूं बेटा? बता लाला। एक है डोरमेंट कंपनी, बताओ बच्चों। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट सुप्त, सोई हुई, करेक्ट है? डोरमेंट कंपनी भी हम क्यों ले लेते हैं, या क्यों ये स्टेटस ले लेते हैं? जैसे सेक्शन 8 कंपनी का हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? सेक्शन 8 कंपनी का हम स्टेटस क्यों लेते हैं? बेसिकली हम इसलिए लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, बोलो? सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस हम क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, बोलिए हाँ या ना? तो उसी तरीके से डोरमेंट कंपनी का भी हम जब स्टेटस लेते हैं तो अपूर्वा, मेरा कहना है कि हम क्या लेना चाहते हैं? बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो डोरमेंट कंपनी इज इनेक्टेड टू प्रोवाइड क्या?
ये बेनिफिट। अब तुम्हारे मन में ये सवाल है, सुनना मेरी बात, तुम्हारे मन में ये सवाल है कि क्या एक प्राइवेट या पब्लिक डोरमेंट हो सकती है? हाँ बच्चों, प्राइवेट और पब्लिक डोरमेंट हो सकती है। वो प्राइवेट या पब्लिक जो कि क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दी रिक्वायरमेंट, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, या लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है, वही अपने आप को डोरमेंट बनाएगी, वही अपने आप को डोरमेंट बनाएगी। अब प्रश्न ये है अगर अगला कि क्या सर एक लिस्टेड कंपनी डोरमेंट बना सकती है अपने आप को, तो बच्चों मेरा कहना है कि मिसलेनियस रूल्स के अंतर्गत, मिसलेनियस रूल्स के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो कि लिस्टेड है उसको क्या स्टेटस नहीं देगा, आरओसी डोरमेंट का स्टेटस नहीं देगा, इसलिए डोरमेंट कंपनी कभी लिस्टेड नहीं हो सकती। बात समझ में आई अब इतनी? करेक्ट। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ बच्चों, जो एक्ट बोल रहा है, मैं हर चीज़ आपको एक्ट की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता लॉ में बच्चों जो यहाँ पर बिना रीजनिंग के मैं बता दूंगा, बिना रीजनिंग के बता दूंगा। अब ऐसा क्यों पलक गुर्जर? अब मेरे एक बात बता पलक, लिस्टेड कंपनी को अगर सुप्त कर देंगे, सुला देंगे, काम नहीं करेगी, तो लोगों का पैसा कहाँ जाएगा? मेरी बात समझिए, ठीक है? तो लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें, और अगर वो काम नहीं करेगी तो उनके डिविडेंड का क्या होगा? उनके, मेरी बात समझिए, उनके बेनिफिट्स का क्या होगा जो अराइज आउट ऑफ ट्रेडिंग होते हैं? करेक्ट। तो इसीलिए लिस्टेड कंपनी को कभी भी वो डोरमेंट का स्टेटस नहीं देते हैं, ठीक है? अब बताइए डोरमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है प्रांजल? 455। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लवली कौन सा हो गया? 455। खुशी शाह 455। नव्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नव्या कोई डाउट हो तो तू भी पूछ सकती है बेटा, जितना बुरा मैं दिखता हूं उतना हूं नहीं। सौम्या रघुवंशी, ठीक। समझिएगा डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। अब एक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, तुम लोग है ना सब सब 12 बजा देते हो। चलिए, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी which is incorporated for future project। ठीक है? जैसे एक मूवी आई थी कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहती हूँ, ठीक है? ये मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, करेक्ट। मैं भविष्य में ये सोच रहा हूँ, आज कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो नव्या मेरा क्या कहना है बेटा कि अगर आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं और आज उसी पर्पस से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ऐसी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस दिया जा सकता है अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो, ठीक है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कंपनी क्या कर सकती है सौम्या रघुवंशी? मेरा कहना है कि कौन सा स्टेटस ले सकती है? डोरमेंट का। दूसरा, कंपनी विच हैज assets and IPRs only but has no significant accounting transaction, पर उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है? अब प्रश्न आ जाएगा किसके मन में? प्रांजल के मन में, कि सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब बताओ। रुकना अभी, ठीक है? आगे जाके बताऊंगा। तो मैंने क्या कहा बच्चों, बोलिए, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि एक ऐसी कंपनी, ध्यान रखिएगा, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए नव्या बनाई गई है, या फिर मेरा कहना है कि जो सिर्फ एसेट्स होल्ड करके रखती है और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या फिर तीसरा इनएक्टिव कंपनी है, जो तुम बोल रहे थे, ठीक है? विच ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, और जो क्या करती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है, वह कंपनी क्या कहलाएगी? डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। वह कंपनी क्या कहलाएगी? डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। बात समझ में आए? ये कंपनियां अगर डोरमेंट का स्टेटस ले लेती हैं
तो इन्हें डोरमेंट कंपनी कहा जाएगा, तो इन्हें डोरमेंट कंपनी कहा जाएगा। बात समझ में आई? डोरमेंट मतलब सोई हुई, नो एक्टिव। ठीक है। अब बच्चों प्रश्न है कि लॉ में इनएक्टिव का मतलब क्या है और लॉ में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। लॉ में इनएक्टिव का मतलब क्या है और लॉ में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मेरा कहना है। बोलो। हाँ या ना? बताइए इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या? अभी सब बोल रहे थे ना इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। अब बताओ इसका मीनिंग आप लोग बताइए बच्चों, इसका मीनिंग बताइए। इनएक्टिव कंपनी से आशय क्या है? इनएक्टिव कंपनी से आशय क्या है? व्हाट यू मीन बाय इनएक्टिव कंपनी? अमीशा। आकांक्षा क्या कह रही है? जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल अपडेट नहीं होती। नॉट डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर 2 years। लविका सोनी ने तो क्या किया कि कहीं से छापा है गूगल से, ऐसा कैसा? इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी और ऑपरेशन company which has not filed financial statement and annual return। FS मतलब financial statement, AR मतलब annual return। from last 2 financial year, या फिर company which has no significant accounting transaction कंपनी विच हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये 3 कंपनियां लॉ में बच्चों इनएक्टिव मानी जाती हैं फ्रॉम लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ये 3 कंपनियां, गौरव ध्यान रखिएगा, ये 3 कंपनियां बेटा क्या मानी जाती हैं? बोलो बच्चों, ये 3 कंपनियां, मेरा कहना है कि these 3 companies निशु आर कंसिडर्स एज इनएक्टिव कंपनी। पहली वो जो क्या है, पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, आरओसी को फाइल नहीं की है वो। दूसरी वो जो पिछले 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है वो। और तीसरी वो जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर ही नहीं रही है। ये कंपनियां इनएक्टिव कंपनियां मानी जाती हैं और दे कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बात समझ में आई? ये सर आप कहाँ से लाए? श्रेयान सर जो भी लाए हैं 455 में दिया हुआ है, चाहें तो आप खुद चेक करिएगा। सेक्शन नंबर 455 के अंतर्गत साफ साफ दिया हुआ है, मन से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब प्रांजल क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बोलिए। अगर ये हैं तो आप स्टेटस ले ही नहीं सकते, क्योंकि कहा ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, तब जाकर आप स्टेटस ले सकते हो। बोलो हाँ या ना? हैज नो?
बोलो, हैज नो। तो ये ट्रांजैक्शन होने नहीं चाहिए, तभी जाकर निशु मेरा कहना है कि वी विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन द स्टेटस एज आई शुड से डोरमेंट कंपनी। करेक्ट। तो प्रश्न ये आया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। उसने कहा एनी ट्रांजैक्शन अदर देन द फॉलोइंग। कोई भी ट्रांजैक्शन इनको छोड़कर। इसका मतलब जैसे टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस, टू फाइल फॉर्म, टू आरओसी और टू पे प्रोफेशनल फीस। ठीक है। ये काम यदि आप करते भी हो बच्चों, ये काम यदि आप करते भी हो, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, ये काम यदि आप करते भी हो तो आपको ये माना जाएगा कि आप इनएक्टिव ही हो। इसका मतलब उन्होंने साफ बोल दिया है, ध्यान रखिएगा, कि अगर आपने लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई काम किया भी है तो वह आपकी एक्टिविटी को नहीं दर्शाता, आपको फिर भी वो इनएक्टिव ही मानता है, आपको वो फिर भी इनएक्टिव ही मानता है। इसका मतलब अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रजिस्टर ऑफिस रखते हैं, फॉर्म फाइल करते हैं आरओसी को, प्रोफेशनल फ़ीस किसी को भरते हैं जो लॉ के अनुसार हमें करनी ही पड़ती है, तो फिर ऐसे केस में इन रिक्वायरमेंट को एक्टिविटी नहीं कहा जाता, ऐसी रिक्वायरमेंट को एक्टिविटी नहीं कहा जाता, ऐसी रिक्वायरमेंट को एक्टिविटी नहीं कहा जाता। जिनकी स्क्रीन ब्लर आ रही है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ इंटरनेट के इशू होते होंगे, अदरवाइज यहाँ तो मेरे को तो सब क्लियर दिखता है। सभी को ब्लर है क्या? हाँ, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है बच्चों, वो तुम्हारे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सौम्या अभी तेरे प्रश्न पे आता हूँ बेटा, रुकना, ठीक है। इतनी बात क्लियर क्या? इतनी बात क्लियर क्या? तो मेरा क्या कहना है बच्चों कि आप लोग डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकते हैं, आप लोग डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, करेक्ट। ये तीन कंपनियां ये स्टेटस ले सकती है। पहली है अगर वह फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, दूसरा जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता और सिर्फ एसेट्स होल्ड करके रख रही है, तीसरा एक इनएक्टिव कंपनी है। So these three companies are eligible to obtain the status of a dormant company, but they are required to follow certain conditions or to follow certain requirements or to fulfill certain provisions. करेक्ट है। जो आपको डॉर्मेंट का स्टेटस कैसे लिया जाता है उसमें सिखाया जाएगा। ये SBEC में जो 30 मार्क का हिस्सा है लास्ट में, सी वाला पॉइंट, उसमें ये आपको मिलेगा, उसमें ये आपको डिटेल में श्री 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 1008 रोहित जी खंडेलवाल पढ़ाएंगे। करेक्ट क्या? अब मेरा क्या कहना है, ये तो हुआ कि डॉर्मेंट का स्टेटस हमने लिया, ये तो क्या हुआ कि डॉर्मेंट का स्टेटस बच्चों हमने लिया। क्या आरओसी हमें भी ये स्टेटस दे सकती है क्या? क्या आरओसी हमें भी यह स्टेटस दे सकती है क्या? तो ध्यान रखिएगा, हाँ, आरओसी में ऑल्सो ग्रांट सच स्टेटस if for 2 financial years company has not filed financial statement or annual return। तो आरओसी भी हमें क्या दे सकता है बच्चों? डॉर्मेंट स्टेटस दे सकता है। तो दो तरीके हो गए निशु डॉर्मेंट बनने के। एक बेटा ये कि हम लोग क्या करें भाव्यांश, एक हम कैसे ले लें बेटा स्टेटस, ये बोलो बच्चों,
एक ये स्टेटस हम कैसे ले सकते हैं, तो मैंने कह दिया एक बार ये स्टेटस हम ले सकते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू, ये अप्लाई करके। दूसरा, फाइल नहीं किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिल सकता है। पक्की बात, ठीक। सर डॉर्मेंट बनने से क्या बेनिफिट है, ये प्रश्न भी पूछा है, ठीक है। सर सबके नाम के पहले 1008 क्यों लगाते हैं, दुर्गा, केशरी, ये भी बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। सोच के बताता हूँ। मुझे एक बात बता दुर्गा, कि जब मंदिर में हम जाते हैं तो 3 बार प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा क्यों लगाते हैं, ठीक है। मतलब नवकार मंत्र आपको नहीं पता, लेकिन जेएनयू में एक मंत्र है, वो 108 बार ही गिनते हैं। और शक्तिपीठ 51 ही क्यों हैं। और इसके अलावा कई ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि जो है ना बुक्स होती हैं, बही खाते हैं, वो लाल कलर की किताबों में ही क्यों लपेटे जाते हैं। तो दुर्गा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जहाँ पे मैं सक्षम नहीं हूँ जवाब वो देने के लिए, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तुम लोग मजे ले रहे हो बच्चों, इतना थोड़ी आता है। आयुषी पूछ रही है डॉर्मेंट से क्या बेनिफिट है, और प्रांजल का क्वेश्चन है, इस डॉर्मेंट कंपनी फॉर कंटिन्यूअस 5 ईयर विल बी स्ट्राइक ऑफ और नॉट। बिल्कुल बेटा, इस ये ऐसा रूल में लिखा हुआ है, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में तू देखेगा तो बेसिकली क्या कर दिया जाएगा कि डॉर्मेंट का स्टेटस आपको 5 साल तक ही मेंटेन करने की अनुमति है प्रांजल, अदरवाइज आपका नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ और। सर पहले एक्टिव थी, देन ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हो तो अब वो डॉर्मेंट है। सर पहले, अवनी लखिया का प्रश्न आ रहा है, सर पहले कंपनी एक्टिव थी, देन ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हो गए, तो अब वो डॉर्मेंट हो सकती है। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अवनी, प्रश्न ये था आपका कि पहले कंपनी एक्टिव थी, उसके बाद अब ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या अब वो डॉर्मेंट स्टेटस ले सकती है। बिल्कुल हाँ, अब वो डॉर्मेंट स्टेटस ले सकती है, ठीक है। ठीक। और डेयरी मिल्क मिलती क्यों है। साक्षी सराफ, धन्यवाद। चलिए हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो बेसिक है, जो पूछा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द डॉर्मेंट कंपनी। अब मुझे एक बात बता, कि मैंने स्मॉल कंपनी के को भी बोला था कि इसको बेनिफिट होते हैं, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि बताओ सर स्मॉल कंपनी पे क्या बेनिफिट है। मैंने कहा था सेक्शन 8 कंपनी को भी बेनिफिट मिलते हैं, पर तुमने ये नहीं पूछा कि सेक्शन 8 कंपनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं, पर तुम यही पूछ रहे हो कि साहब डॉर्मेंट कंपनी को क्या बेनिफिट होंगे। तो अब मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से बच्चों। चलिए बेनिफिट्स ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। दूसरा, कंपनी नीड नॉट टू होल्ड 4 board meetings, 2 board meetings shall be sufficient, ठीक। तीसरा, कंपनी नीड नॉट टू हैव ID, need not to have audit committee and nomination remuneration committee. Auditorship into such company is not counted. इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने, चूंकि आपने पूछे थे इसलिए बता दिए, और अगर आप जानना चाहते हो कि श्रेयान सर सही बोल रहे हैं क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेक्शन भी लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना।
ठीक है, और बोलो सर। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? कंपनी नीड नॉट टू हैव आईडी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। दुर्गा केसरी क्या कह रही है? सर बस करिए, अब ऊपर से जा रहा है। सेकंड पॉइंट रिपीट करिए। वन मोर एडवांटेज इज देयर, नो नीड ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। प्रांजल मेरे दोस्त, मैं तेरे को क्या बोलूँ अब इस प्रश्न के लिए। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में जब मैं बात करूंगा ना प्रांजल, तो मैं अपन फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। मैंने ये तेरी बात नोट कर ली आज, तू समझ ले। मैं जिस दिन रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ाऊंगा ना, उस दिन प्रांजल मैं तुझे जरूर टोकूंगा कि प्रांजल तूने ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, अभी रुक जा मेरे भाई। अरे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग सफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट, कंपनी को आईडी की जरूरत नहीं। चौथा पॉइंट, कंपनी में ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी रखने की जरूरत नहीं। पांचवा पॉइंट, ऑडिटरशिप इसमें काउंट नहीं होती। 20 ऑडिटरशिप होती है आपके पास। आप कितनी कंपनियों में ऑडिटर बन सकते हो? 20 कंपनियों में। तो इस कंपनी में हम क्या नहीं बन सकते? मतलब ऑडिटर हैं तो काउंट नहीं होंगे। वन मोर एडवांटेज इज दिस, देयर इज नो नीड ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इस तरह का कोई प्रोविजन प्रांजल शर्मा, इस तरह का कोई प्रोविजन प्रांजल शर्मा कहाँ नहीं दिया मेजरली? बोलो। 139 सबसेक्शन 2 में साफ बोला दिया है, ओपीसी और स्मॉल को छूट है बेटा, ओपीसी और स्मॉल को छूट है। ठीक है, और इसके अलावा मेरा क्या कहना है कि डोरमेंट कंपनी पर इसके एक्सेप्शन में लिख दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। रोटेशन, ऑडिटर रोटेशन नहीं लगाओगे तो ये डोरमेंट कंपनी के 139 से डेराइव्ड नहीं है बेटा, ये मिसलिनियस रूल्स में लिखा हुआ है। 139 सबसेक्शन 2 में ध्यान रखना, ओपीसी और स्मॉल को ही छूट है रोटेशन से। पर जो तू बोल रहा है प्रांजल शर्मा, ये कहाँ से डेराइव्ड है? मिसलिनियस रूल से डेराइव्ड है, यहाँ से नहीं। पर हाँ, ये कह सकते हो कि डोरमेंट कंपनी पर रोटेशन अप्लाई नहीं होता मिसलिनियस रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, जैसे कंपनी लास्ट 2 ईयर्स से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, लेकिन वो डोरमेंट का स्टेटस भी नहीं चाहती, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बेटा, बेसिकली ऋषिना, मेरा क्या कहना है कि या तो कंप्लायंस करो या तो कर्म करो। ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर ये हो गया, या तो कर्म करो, कंप्लाई करो, बिजनेस करो, तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टेटस तो मिलेगा, फिर आपके पास चॉइस नहीं है। अगर नहीं चाहते हो तो फिर काम करो। ठीक है, अब बता प्रांजल, क्या दिक्कत? कहाँ मिलेगा? कंपनीज मिसलिनियस रूल्स में मिलेगा प्रांजल शर्मा, कंपनीज मिसलिनियस रूल्स में मिलेगा, 139 सबसेक्शन 2 में नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो बताइए। गौरव, खुशी सिंह, यशस्वी, दुर्गा, ऋषिना, शिवानी, राशि, लविका, मुस्कान, लवली, छट्टानी, खुशी शाह, क्या डाउट बच्चों? अरे यार, ऐसी कंपनी को प्रांजल, मेरा कहना है कि ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अंकित शास्त्री क्या बोल रहा है? सर सीसीएस, भाई मेरे को इसका फुल फॉर्म नहीं पता। अंकित, सीसीएस क्या होता है मेरे दोस्त? पहले तो मुझे ये बता। सीएफएस, अच्छा, सीएफएस का मतलब होता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़कर आए हैं क्या हम लोग? शायद 12th में होता है ये, है ना? तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सीएफएस शामिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा आपको सीएफएस देना पड़ता है। हमेशा क्या देना पड़ता है चेतन? सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? दूसरा, मैंने क्या कहा? कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है, पर बेनिफिट क्या मिला आकांक्षा इसको? कि साल में 2 ही रखोगे तो भी चलेगा।
करेक्ट, पर 173 का 5 पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा ये, ठीक है। तीसरा मैंने क्या कहा कि क्या करना है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली कुछ कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत पड़ती है, पर डोरमेंट कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत नहीं। फिर चौथा मेरा क्या कहना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना है, ऑडिट कमेटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ती है, पर डोरमेंट को वो भी नहीं। नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी वो भी नहीं बनाना है। एनआरसी इवन क्या होती है, मेरे पास 20 डायरेक्टरशिप होती है, 20 ऑडिटरशिप होती है, मैं 20 कंपनियों में ऑडिटर बन सकता हूँ। पर अगर मैं उस कंपनी में ऑडिटर हूं जिसका, सुनना मेरी बात, उस कंपनी में ऑडिटर हूं जो डोरमेंट है, तो इन 20 कंपनियों में उसे काउंट नहीं करते हम। करेक्ट, और बोलो नव्या, दीपांकर, तू भी प्रश्न पूछ ले मेरे भाई। कशिश गुप्ता, लव, अच्छा इसका कोई डाउट रह गया क्या लविका का? लविका क्या वापस तू भेजेगी मुझे? मैं ऊपर कहाँ जाऊंगा बेटा? अच्छा, इसका मतलब अगर हमको 5 साल से ज़्यादा डोरमेंट का स्टेटस रखना है तो 5 साल बाद डोरमेंट का स्टेटस लेना पड़ेगा। 5 साल तक डोरमेंट हो जाओ, उसके बाद वो नाम हटा देगा, उसके बाद वो नाम हटा देगा। इसका मतलब सिर्फ 5 साल के लिए ही आप बेनिफिट ले सकते हो। गौरव, एनआरसी का फुल फॉर्म है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो यू कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर 5 years, उसके बाद एक्टिव होना पड़ेगा लविका, और उसके बाद फिर से बेटा डॉर्मेंट का स्टेटस लेना पड़ेगा अगर चाहते हो तो लंबे समय तक, ठीक है। और किसी का कोई डाउट रह गया क्या? जो 5 साल का बेनिफिट वो कंसेक्यूटिव ईयर्स में होना चाहिए। ये दिशा में समझा नहीं तेरा प्रश्न बेटा, दिशा ये प्रश्न में समझा नहीं है, एक बार मुझे वापस से बताएगी। 5 साल का बेनिफिट वो, इसका क्या मतलब? एक बार फिर से वापस समझ के बताना बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। आज मेरा बेसिक खत्म हो गया। आयुषी अग्रवाल, मेघा बिश्नोई मौजूद है क्या क्लास में? ये मेरा बेसिक खत्म हो गया कंपनीज को रिलेटेड बात करके। कंपनी से संबंधित बेसिक बात मैंने आपको बता दी है कि इंडिया भर में इतनी सारी रिया जैन कंपनी हैं जो किसके माध्यम से रेगुलेट हो रही हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, तो कंपनीज एक्ट के माध्यम से रेगुलेट हो रही हैं। कंपनीज एक्ट के माध्यम से सौम्या ये रेगुलेट हो रही हैं, बराबर क्या? रुक जा, मैं आता हूँ दुर्गा वापस तेरे प्रश्न पर, ठीक है। 2 मिनट रुकना, ठीक है। अब आपके बारे में, अब मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में आपको बताता हूँ, जो किनको रेगुलेट करता है, रजिस्टर्ड कंपनियों, ठीक है। 470 सेक्शन, ठीक। 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल टेबल्स ऑफ एमओए एंड एओए, सेकेंड शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है ये, हाँ, डेप्रिसिएशन। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट। पांचवा, रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और सातवां, CSR। करेक्ट। एक्ट कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चों? 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बोलो करेक्ट। इसके अलावा देर आर रूल्स फ्रेम्ड या प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ implementation of the act। उसके अलावा स्टेचुरी अथॉरिटीज SFIO, इसका फुल फॉर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। इसके अलावा है IPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसके अलावा है NFRA, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो इसमें बनाई गई हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा कितनी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं इसमें। मेरा कहना है 3 अथॉरिटीज़ इसमें बनाई गई हैं। 3 अथॉरिटीज़ इसमें बनाई गई हैं। ठीक, 2 मिनट रुकना बच्चों, कैमरा की बैटरी ऑफ हो गई है, मैं 2 मिनट में बदल रहा हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन पूरी?
तो क्या कहा मैंने, कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर। ठीक, उसके अलावा मैंने क्या कह दिया कि रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स कहाँ बनाए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, पावर टू मेक रूल्स 469 में दिया हुआ है। स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ 3 तैयार की गई हैं, एक है SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, IEPF और NFRA। ठीक, और एक यूं कहूं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एक है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। बात समझ में आई क्या? ये इतनी अथॉरिटीज़ इसमें तैयार की गई हैं बच्चों इस एक्ट को कैरी ऑन करने के लिए, और इसके अलावा ROC एंड RDs भी हैं। ROC एंड RDs, ठीक है। तो इतने सारे आपको देखने को मिलेंगे इस एक्ट में, करेक्ट, जिनका जब यूसेज आएगा तभी पढ़ना चाहिए। बेसिक फंडा तो यही कहता है, लेकिन मैंने एक बार ये आपको बेसिक बता दिया कि कंपनीज एक्ट में होने ये वाला है। प्रांजल शर्मा, RD का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। एक और लिख लो, ROC, RD एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। RD मतलब रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं बच्चों, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखना बच्चों। एक और कंपनीज एक्ट है जो 470 सेक्शंस में, 29 चैप्टर्स में, 7 शेड्यूल के साथ रूल्स बनाकर या रूल्स के साथ चलता है, तथा चलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कौन है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। बात समझ में आ गई? दो बातें हो गई, कंपनी रन होंगी कंपनीज एक्ट के अनुसार, जो कि 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल्स में रूल के साथ इंप्लीमेंट होता है। और ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कार्य कैसे ओवरसी करती है, तो अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, जो ROC हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं और रीजनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टेचुटरी अथॉरिटीज जो बनाई गई हैं वो है SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि फ्रॉड्स को चेक करता है। इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। NFRA जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बेसिकली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को हैंडल करती है। किसको? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सब प्रॉपर है या नहीं, फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, इन्हें हैंडल करती है। और लास्ट में अगर आप दुखी हैं तो कहाँ जाते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। जिससे अगर दुखी हो तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो ये दोनों ट्राइब्यूनल्स भी ध्यान रखिएगा, एक ट्राइब्यूनल एंड एक अपीलेट ट्राइब्यूनल, दोनों भी इसी में बनी है। बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। तो इतने सारे लोगों के साथ कंपनीज एक्ट
उन कंपनियों पर लगता है जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, और आप जो अब पढ़ने वाले हैं बच्चों वो उन्हीं कंपनियों के ऑपरेशंस को पढ़ने वाले हैं कि इन कंपनियों को जिन्हें इनकॉर्पोरेट आपने एसबीईसी में किया है आकांक्षा, जिन्हें इनकॉर्पोरेट आपने चेतन कहाँ किया है, एसबीईसी में किया है, लेकिन अब उन्हें, अब मेरा कहना है ऑपरेट आप कहाँ करने वाले हैं, बोलो बच्चों, आप उन्हें ऑपरेट मेरा कहना है ये करने वाले हैं एस कंपनी लॉ में, इनकॉर्पोरेट किया एसबीईसी में, और अब ऑपरेट करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं अंडर कंपनी लॉ। मेरी बात इतनी समझ में आ गई क्या? अब बोलिए। सर आरओसी भी आपने क्वासी जुडिशियल में लिखा है? नहीं बेटा, मैंने सिर्फ एनसीएलटी और एलएटी लिखी है, एनसीएलटी और एलएटी लिखी है। ठीक है, अब क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है मैं तेरे को समझा देता हूँ। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जिन्हें आपके द्वारा कुछ पावर, ध्यान रखिएगा, जिन्हें आपके द्वारा कुछ पावर, ध्यान रखिएगा, सिविल कोर्ट के दिए जाते हैं लेकिन सारे नहीं, तो वह क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं। जिन्हें आपके द्वारा कुछ पावर्स किसके दिए जाते हैं बच्चों, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, लेकिन वो सारे फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होती प्रांजल शर्मा, वो सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जिन्हें कुछ पावर आपके द्वारा किसके दिए जाते हैं, सीपीसी के, सारे वो फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, सेट क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सेट क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सेबी एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, सेट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और सेबी जो है वो स्टेचुरी बॉडी है, सेबी जो है वो स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, इनको भी कुछ पावर दिए जाते हैं तो वो अलग से लिखे जाते हैं, इनमें सीपीसी मेंशन नहीं किया जाता प्रांजल, ध्यान रखना, इनमें सीपीसी प्रांजल कभी मेंशन नहीं किया जाता। जहां सीपीसी मेंशन किया जाता है बेटा वो सारी क्या होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक, पावर्स तो हम किसी को भी दे सकते हैं, पावर्स तो हम किसी को भी दे सकते हैं, तो स्टेचुरी अथॉरिटीज को भी हम पावर दे देते हैं, पर जब हम लोग क्या करते हैं उन्हें सीपीसी के पावर देते हैं और लिख के देते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो सीपीसी, तो अब हम उन्हें क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो दो बॉडीज में बांटो इसको, एक है स्टेचुरी बॉडीज और एक होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। और बोल प्रांजल। ऊपर कर दिया बेटा, कुछ और? बताइए, कोई और डाउट है आपके मन में? अब आर्ची, आकांक्षा, क्या अब इतना बेसिक क्लियर कि आपकी कंपनीज क्या हैं, शेड्यूल थर्ड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे, ये शेड्यूल थर्ड है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब यहां से सर सेबी को भी पावर है ना क्वासी जुडिशियल के सम मैटर्स में? बिल्कुल मुस्कान है, जब आप देखोगी मुस्कान, सेबी के सेक्शन नंबर 11 में, सेबी एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में और सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में, मेरी बात समझना, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, वहां पर लिखा हुआ है कि सेबी को पावर है कि वह किसी को समन कर सकता है, वह डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट को बुलवा सकता है, मेरी बात समझना, करेक्ट है। पर बेटा ध्यान रखना एक बात, स्टेचुरी अथॉरिटीज़ को ये पावर्स हम सीपीसी के देते हैं ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि एविडेंस लेने का पावर सबसे खास होता है बेटा, एविडेंस लेने का पावर सबसे खास होता है। कौन सा? एविडेंसेस ऑन एफिडेविट लेना।
जो हम जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल को ही देते हैं, जो हम किसको देते हैं बेटा, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल को ही देते हैं। स्टेचुरी अथॉरिटीज को हम कुछ पावर्स दे देते हैं, स्टेचुरी अथॉरिटीज को हम कुछ पावर्स दे देते हैं, लेकिन जुडिशियल को हम या क्वासी जुडिशियल को हम एविडेंस लेने के पावर भी देते हैं बेटा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जिताक्षी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सेबी इज अ क्वासी जुडिशियल फॉर एग्जाम्पल PACL। तो मेरा कहना है कि इस कंपनी को लेकर आपके द्वारा एक्शन ली गई है, प्रांजल आपके द्वारा क्या ली गई है, कोई एक्शन ली गई है, तो आपने जो काम किया, दैट इज एक वर्ड होता है बेटा एडजुडिकेशन। तो प्रांजल अपन अभी है ना एक एडजुडिकेशन का, तुमको रोहित से एक बार सेबी एक्ट पढ़ा दें तो उसके बाद में बताऊंगा। आरबीआई भी स्टेचुरी के अंडर में है, बिल्कुल हाँ, आरबीआई भी स्टेचुरी बॉडी है बच्चों, आरबीआई भी स्टेचुरी बॉडी है, करेक्ट। और चलो अब सुनना मेरी बात। कंपनी लॉ के 3 हिस्से हैं, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हिस्सा शुरू होगा बच्चों, इन दोनों में से कोई एक हिस्सा शुरू होगा, या तो वो कौन सा शुरू होगा, 50 मार्क वाला या 40 मार्क्स वाला, करेक्ट। या तो 50 मार्क्स वाला या 40 मार्क्स वाला एक हिस्सा शुरू होगा। अब बात समझ में आई? ठीक है, एंड वी विल बी मूविंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम, बोलो बच्चों, मंडे। अब मंडे से हम इसको आगे लेकर जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब तक उम्मीद करता हूं अगर कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरह का तो मुझे एक बार पूछ लेना, भले मैसेज कर देना। मंडे से हम लोग अब JIGL और कंपनी लॉ को बच्चों आगे बढ़ाएंगे, JIGL और कंपनी लॉ को आगे बढ़ाएंगे। JIGL में अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा मेजर चैप्टर्स आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, ठीक है, जो मेजर चैप्टर्स हैं, इंडियन पेनल कोड, CRPC, ठीक है। मतलब अभी तक कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। हाँ, आप ये बेसिक मान लें कि कंपनियां क्या होती हैं, कंपनीज एक्ट क्या है, ये बताया है, मतलब कुछ डेफिनेशंस लवी का ज़रूरी बात की थी मैंने, ठीक है। पर अब एग्जैक्ट शुरू होगा, अब तक जो पढ़ा था वो मॉड्यूल में है सर, डेफिनेटली टाइप्स ऑफ कंपनी में मिल सकता है, SBEC में आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है, SBEC में मिल जाएगा। और मेरे मॉड्यूल में रेफरेंस बहुत जगह आएगा, मेरे मॉड्यूल में खूब सारा रेफरेंस आएगा, इवन मेरे मॉड्यूल में भी टाइप्स ऑफ कंपनी तुम्हें मिलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर मेरा जो मेजर हिस्सा है वो मीनिंग से नहीं निकलता बच्चों, या डेफिनेशन से नहीं निकलता। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक बेसिक पढ़ा दिया है कि कंपनियां ये होती हैं, कंपनीज एक्ट ये होती हैं। अब इसके बाद आगे मैं शुरू करूंगा कहानी जो बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये तो सबको आता है, इतनी बात तो तुमको CSET में भी सिखाई गई होगी। मैंने कुछ नया पढ़ा दिया क्या तुमको? तुम मुझे एक बात बताओ अमीषा खंडेलवाल, क्या मैंने कुछ नया पढ़ाया क्या तुमको? नो सर, प्रांजल बोल रही है नो। तो बताओ क्या था? ये तो बेसिक है, इतने टाइप की कंपनी होती है, क्या है इसमें? मैंने कुछ नया थोड़ी पढ़ाया है, बस थोड़ा सा तरीका अलग बताया है कि साहब वहां पर आप जितनी तरह की टाइप ऑफ कंपनी पढ़कर आए हो वो आपके काम की नहीं है, आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि बेसिक फंडा आप किस तरीके से एक्ट पढ़ने वाले हो, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेहा धाकर तो बोल रही है 12वीं में भी पढ़ा था। अब तुम्हारा लेवल, नेहा तुम कौन से स्कूलों से पढ़कर आए हो बच्चों? हमने तो कुछ 12वीं तक भी नहीं पढ़ा था इतना कुछ, ठीक है। तो द बेसिक पर्पस इज बेसिकली बिहाइंड कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे जहां से बेसिक या यूं कहूं कंपनीज एक्ट शुरू होता है, जहां से उस कंपनी को ऑपरेट करना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस यहीं अपने आप को विराम देना चाहूंगा मेघा, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना मुझसे। विच विल बी आर चैप्टर 1, वो मेरे को प्रांजल लेट मी डिसाइड वंस, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डिसाइड कर लेने दे बेटा, फिर डिसाइड मैं बताऊंगा क्या करेंगे।
अब मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मॉड्यूल का रेफरेंस भी ले सकती हैं रिया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि आपकी कॉपी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए। आप चाहें तो मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, चाहें तो नोट से भी पढ़ सकते हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपी सबसे बड़ी चीज़ होगी आपके लिए। जब तक हमारे बुक्स नहीं आ जाते तब तक हम लोगों को मॉड्यूल शेयर कर दीजिए। बिल्कुल निशु गर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नोट्स भी 5-7 दिन में अवेलेबल करवा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और कोई बात डाउट है? चलिए, आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, मजे मारो। ठीक है, नोट्स प्रिंटेड रहेंगे आयुषी, नोट्स प्रिंटेड रहेंगे बेटा। ठीक है, हार्ड कॉपी में। चलिए, धन्यवाद।